हमारा कहना है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसलिए हम जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। जब तक जनगणना सार्वजनिक नहीं होगा, वास्तविक संख्या सामने नहीं आएगी, तो उसका अधिकार कैसे तय करेंगे। 100% रिजर्वेशन होना चाहिए, 100%। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। किसी के साथ अन्याय नहीं, अपर कास्ट के साथ भी अन्याय नहीं, ब्राह्मणों के साथ भी अन्याय नहीं, मगर आबादी के अनुपात में। आबादी आपका 3% और लोकसभा में 30%, आबादी आपका 5%, लोकसभा में 15-20%, विधानसभा में 15-20। ये गलत हो रहा है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। मनुवादियों के विरोध में हम बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन हमारे बीच अगर मनुवादी प्रवृत्ति आती है तो उसे हम इग्नोर करते हैं। ये नहीं चलेगा दोहरा मापदंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है SC/ST समुदाय को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि SC/ST समुदाय के अंदर भी सब कैटेगरी होनी चाहिए, और इसी मुद्दे पे आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम सरवर साहब। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। शुक्रिया, आपका शुक्रिया। तो कल ही आपने ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना है, क्या राय है आपकी? ये जो फैसला है आप उसको किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, मैं जिस नज़र से देख रहा हूँ वो तो बताऊंगा, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं अलग अलग, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों में लोग खड़े हैं। ऐसी समाज के लोग भी, ऐसी समाज के लीडरान। लेकिन ये सत्य है और इस सत्य को सबको स्वीकार करना चाहिए कि आरक्षण का लाभ समाज के सभी वर्गों को नहीं मिल सका है। और ये केवल SC में नहीं, मैं तो OBC कोटे में भी बात करता हूँ। और हमने ये मांग रखी है बिहार के अंदर, बिहार सरकार से हमने कहा था कि इस काम को आप कराइए, कोटा विद इन कोटा। ये बहुत ज़रूरी हो गया है। कारण इसका क्या है, इसको समझना है। जैसे OBC का कोटा है, बिल्कुल OBC में जितनी जातियां हैं उसमें 3-4 ऐसी जातियां पूरे भारत में जो सत्ता के शिखर पर हैं। जैसे यादव कम्युनिटी, जैसे कोयरी बिहार में, आप गौड़ा देख लें कर्नाटका में, आप हरियाणा में देख लें तो जाट, उत्तर प्रदेश में यादव और जाट, जबकि जातियां इसमें कई हैं। तो कई जातियां इसके लाभ से वंचित हैं, ये सत्य है। या यूं कहें कि उन जातियों में अवेयरनेस नहीं है, ये भी एक बात है। उन जातियों के नेता अंबेडकरवादी नहीं है, ये भी एक कड़वा सच है। या उन जातियों के नेता का भरोसा संविधान पर कम और भगवान पर ज्यादा है, ये भी एक सच है। लेकिन इसके बावजूद जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, मेरी नजर में वो स्वागत योग्य है। और कोटा विद इन कोटा केवल 2 भागों में नहीं, मेरी तो राय है कि A, B, C और D 4 खाने बनने चाहिए उसमें भी। यानी SC में, अब इसको ये ना कहें कि SC की ताकत को तोड़ा जा रहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। SC मीन्स SC ही है, मगर उनको इस समुचित लाभ देने के लिए जो बिल्कुल एंड पॉइंट पर है। बिहार में बिहार सरकार ने दलित और महादलित एक नारा दिया था, आपको पता है। तो दलित और महादलित क्या था? यही तो है कोटा विद इन कोटा। जो दलित हैं मगर वो बिल्कुल हाशिए पर, बिहार में मुसहर एक बिरादरी है। आज की तारीख में भी मैं जिस गांव का हूं, बेगूसराय जिला का, बिहार का, उस गांव में मैं देखता हूं कि मुसहर एक बिरादरी थी जो पिछले 50 सालों से गांव के किनारे किसी बयाबान जंगल, उसको हम लोग गाछी बोलते हैं इलाके की भाषा में, वहां उसका झोपड़ी हुआ करता था। बाद में इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह दाएं बाएं हुआ, लेकिन आज भी वो समाज से कटा हुआ वर्ग है। तो सवाल यह है कि उसको मुख्यधारा से कैसे जोड़ा जाएगा। डोम एक जाति हमारे यहाँ है जो बिल्कुल कटा हुआ है। अब एजुकेशन नहीं है उसके पास, तो लाभ कैसे मिलेगा, ये भी सवाल है। स्वाभाविक है कि तो जो पढ़ा लिखा होगा वही तो आरक्षण का लाभ लेगा, ये तो उचित सवाल है। लेकिन आखिर समाज का वो तबका जिसने बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए इस व्यवस्था का लाभ लिया, क्या उसका नैतिक कर्तव्य नहीं था कि वो उन वर्गों को भी अपने साथ जोड़े? क्या वो तबका, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन बाबा साहब ने कहा था, नारा था उनका जो आज भी लिया जा रहा, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। आप शिक्षित बन गए, संगठित आप अपने बिरादरी को कर लिया, लेकिन समूह को आपने छोड़ दिया। आज सुप्रीम कोर्ट को बाध्य होना पड़ा कि उसने फिर इसमें टुकड़े कर दिए हैं। इसमें गलती सुप्रीम कोर्ट की नहीं है या PIL दाखिल करने वालों की भी नहीं है, गलती हमारी है कि हमने उस तबके को छोड़ दिया, रेस से बाहर कर दिया।
लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं उनका ये कहना है कि एक तरह से ये बंटवारा कर रहे हैं, जो एससी समुदाय और एसटी समुदाय एक हो रहा था तो उसको दो फाड़ करने का प्रयास है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि लगातार जो सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे? उनका कहना है कि पिछले दरवाजे से सरकार जो है अगर ऐसा है तो संसद कानून बनाती, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ब खुद नहीं कहा, कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया गया भाई, पीआईएल डाला गया था। जब आप कोई शिकायत लेकर न्यायालय पहुंचेंगे तो न्यायालय उस शिकायत की बारीकियों को देखेगा। क्रीमी लेयर का मुद्दा उसमें नहीं था। देखिए, मुद्दा नहीं था, लेकिन फैसला देते वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया है तो बहुत ज्यादा आपत्ति योग्य नहीं है। दो बातें प्रमुखता के साथ समझनी है। बाबा साहब का सपना क्या था? जाति विशेष का बढ़ावा या समूह विशेष का? समूह विशेष का। तो नाइंसाफी कहां हुई है? बिहार में सिर्फ पासवान एक ऐसी जाति है जो आरक्षण का, राजनीतिक आरक्षण का और आर्थिक आरक्षण का, सामाजिक आरक्षण का पूरा पूरा लाभ ले रही। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, पासवान भाई हमारे सारे दोस्त हैं। अब वो कहेंगे कि आप तो मनुवादी वाली भाषा बोले। ना 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 ना, दिल पर हाथ रख के सोचिए कि मुशर्रफ और डोम को आपने पीछे क्यों छोड़ा? वो तो आपका भाई था ना। मनुवादियों के विरोध में हम बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन हमारे बीच अगर मनुवादी प्रवृत्ति आती है तो उसे हम इग्नोर करते हैं। ये नहीं चलेगा दोहरा मापदंड। हमें ये देखना होगा कि चूक हमसे हुआ है। सत्ता का लाभ हो, यानी राजनीतिक आरक्षण, आर्थिक आरक्षण, सामाजिक आरक्षण, शैक्षणिक आरक्षण, सभी आरक्षणों में मैं जातियां गिना रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं। हेला, ठीक है, वाल्मीकि या डोम या मुसहर, ये बिरादरियां और कई ऐसी उपजातियां हैं जो रेस से बाहर रही हैं। उनको मुख्यधारा से नहीं जोड़ा गया है, वो आज तक शिक्षित नहीं हो पाई है बिरादरी। तो ये जिम्मेदारी क्या उस बिरादरी के ही सिर्फ नेताओं का होगा, या जो लोग पहले आगे बढ़ चुके हैं, जो अपने आप को मिशनरी कहते हैं, जो अपने आप को बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी कहते हैं, वो ये काम क्यों नहीं कर सके? ये उनसे मेरा सवाल है। करना चाहिए था उनको। कांशीराम साहब के आंदोलन से लेकर एक मोमेंट जो बड़ा मोमेंट चला था, ये बात कड़वा सच है कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए मंडल कमीशन में बलिदान किसने दिया? जिसने अपने जान की आहुति दी, बाजी लगाई जान की। मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो आपको पता है भारत में क्या स्थितियां बनी थी? जो अपर कास्ट के लोग थे उन्होंने उपद्रव मचाया था, वो दृश्य आपको याद है। मैं बिहार का हूं, मुझे पता है, पटना में पूरे पटना को जलाने की साजिश थी। कई लोगों ने गाड़ियों में आग लगाना शुरू किया, तोड़ फोड़, अराजकता। तो उनका मुकाबला जहां एक तरफ से पुलिस कर रही थी, वहीं वो बिरादरियां कर रही थी जिनको लाभ मिलना था। यानी बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड एक लड़ाई चली थी। तो आप लड़ने में जिस तरह से आगे आए, आपको ये समझ मिला कि ये अधिकार का मामला है, वैसे ही अपनी ताकत को बढ़ाने में भी आपको आगे आना चाहिए था। आपको पता है कि एक समूह है, ओबीसी क्या एक समूह है, पर्टिकुलर कोई जाति नहीं है। एससी क्या है? एक समूह है, कोई पर्टिकुलर जाति नहीं है। एसटी क्या है? एक समूह है। एसटी में आप एसटी ट्राइबल कौन कौन है? ट्राइबल में 2500 जातियां उनकी, ठीक है। अब ट्राइबल में मान लीजिए कि सोरेन आगे बढ़ गए तो बाकी भी अगर पीछे छूट गए तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? सोरेन की होगी। बात समझिए। उनके यहां भी 2500 उपजातियां हैं ट्राइबल में, और कई जातियां ऐसी हैं जो नक्सलवाद के प्रभाव में जी रही है। यानी यूं कह लीजिए कि घुटन भरी जिंदगी जी रहे हैं। उनको पता नहीं कि संविधान में क्या लाभ है, क्या हमको मिलना चाहिए, हमको राजनीति में कहां तक जाना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो कुछ परिवार और कुछ जातियों ने वाकई आरक्षण का पूरा लाभ लिया है। मेरी निजी राय है, ओबीसी कोटे में भी वर्तमान में रक्षा मंत्री, किसी जमाने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने एक बात कही थी कि 4 या 3 उन्होंने बात की थी कैटेगरी होनी चाहिए ओबीसी में। मैं निजी तौर पर और मेरा संगठन ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा आज भी इस बात का पक्षधर है कि हम कोटा विद इन कोटा पर विश्वास करते हैं, और हम तो सरकार से और कोर्ट से मांग करते हैं एबीसीडी में कहीं हमें भी, दलित मुसलमानों को भी एडजस्ट कीजिए। यूनिटी ऑफ दलित फोर्स, दलित शक्ति के एकीकरण पर हम काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं दलित जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वालों, वो सब एक होने चाहिए। लेकिन आप जानते हैं, जब ये मोमेंट हम चलाते हैं तो हमारे बीच एससी समाज के कथित तौर पर बाबा साहब के अनुयायी कहने वाले हमारा विरोध करते हैं।
मुस्लिम कैसे दलित होगा? भैया हिंदू धोबी अगर दलित होगा तो मुस्लिम धोबी दलित नहीं होगा। हिंदू वाल्मीकि अगर दलित होगा, मुस्लिम वाल्मीकि है अगर वो तो दलित ही है ना। तो वो एससी कोटे का लाभ लेगा कि नहीं लेगा? तो उसकी लड़ाई आपको लड़नी थी, आप विरोध कर रहे हैं, यानी सारा मक्खन आप अकेले खाना चाह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सही है और सुप्रीम कोर्ट से मेरी विनती है कि आपके यहाँ PIL नंबर 180/2004 और 17 इसके अतिरिक्त PIL दाखिल किए गए हैं कि जो SC मुस्लिम हैं, जो थे, ये नहीं कि मतलब नहीं थे, जो आरक्षण में थे 1950 तक थे। 36 से ये व्यवस्था शुरू हुई, अंग्रेजों ने किया, और 36 से 50 तक वो थे। 1950 में, अब 10 अगस्त आने वाला, आज 2 तारीख है, हमारा धरना होगा 10 अगस्त को। 10 अगस्त 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धार्मिक प्रतिबंध लगाया। हम भारत के तमाम दलित नेताओं से विनती करते हैं कि आप अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट को मजबूती से कायम रखने के लिए मुस्लिम दलितों के शमूलियत की भी बात करें। आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि एक तरह से बांटने का प्रयास है, जो कि राजनीतिक लोग कह रहे हैं कि एक तरह से ये जो SC समूह एक हो रहा था, SC ST, आप इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि एक तरह से उनको बांटने का प्रयास किया जा रहा है? जो वो सरकार, ऐसा कई लोगों का कहना है कि भाजपा का एक पिछले दरवाजे से उन पर बार है, उनकी एकता पे। हर सिक्के का 2 पहलू। जी हाँ, हमेशा ये कहावत है, सिक्के का 2 पहलू। एक पहलू जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि इनडायरेक्टली पर्दे के पीछे से, चंद्रशेखर रावण भी कह रहे हैं। नहीं ठीक है, मैं उसमें भी सहमत हूं। मैं कह रहा हूं सिक्के का 2 पहलू। इनडायरेक्टली जो काम सरकार कर रही है वो हम सब समझ रहे हैं। रावण जी का बयान अकेला नहीं है, और कई लीडरों का बयान आ चुका है, और हम उस बयान से इत्तेफाक करते हैं कि बांटने की कोशिश है, लेकिन बट ये कोशिश हुई क्यों? मेरा सवाल दूसरा, आपका जवाब दूसरा। समझिए, मेरा सवाल यह है कि जब आप जातिवादी आप बनेंगे, किधर खड़े हैं? आप नहीं, हमारा आरोप है जाटव समाज पर, सीधा सीधा आरोप है कि आपने आपके हाथ में कमांड आ गया। साहब कांशीराम के आंदोलन के बाद कमांड आपके हाथ में था, आपको समूह को लेकर चलना था। हम आपकी बात समझ गए, आपका स्टैंड क्या है, हम आपकी बात समझ गए। आप आरोप लगा रहे हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को कमांड मिला, ड्राइवरी स्टीयरिंग पर बैठे, वो लीडर बने। वो 2 दलित के लीडर थे, पासवान के नहीं थे, लेकिन उन्होंने काम सिर्फ पासवान का किया। आपने अभी तक हमारा जवाब नहीं दिया कि आपकी बात समझ के आप आरोप लगा रहे हैं, आपका स्टैंड है क्या? मेरा स्टैंड यह है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हम उस फैसले का स्वागत करते हुए ये मांग दोहराते हैं कि ये 2 कैटेगरी नहीं, बल्कि इसमें 4 कैटेगरी होनी चाहिए, A, B, C और D, और OBC में भी 4 कैटेगरी होनी चाहिए, A, B, C और D। एक ये मेरा क्लियर स्टैंड है। लेकिन दूसरा कि अगर आप मानते हैं कि हमें बांटा जा रहा है तो आप बांटिए। हालांकि चंद्रशेखर जी को ये राइट है, चूंकि उन्होंने अपने संगठन में वाल्मीकि समाज को बड़ी तादाद में रखा है और कई समाज के लोगों को रखा है, तो उनको तो बोलने का अधिकार है। लेकिन बाकी लोग जो बोल रहे हैं उन्हें मैं जानता हूं, वो स्वयं जातिवादी हैं। उन्होंने अपनी बिरादरी की राजनीति की है, अपने जात को आगे बढ़ाया, उन्होंने समाज को छोड़ा है, समाज को धोखा दिया। नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। अच्छा, एक सवाल और है कि कल संसद के प्रांगण में जो बिहार की RJD पार्टी है, वो SC ST OBC को लेके 65% को आरक्षण को वहाँ चाहती है, जो कि पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। उस पर आपकी क्या राय है? क्या ये सही होगा कि 65% वहाँ हो जाए? नहीं, हम तो उससे ज्यादा वाले हैं। हमारा कहना है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो OBC की पूरी मुकम्मल जो आबादी है वो लगभग 52% है। फिर SC की आबादी जो आप दे रहे हैं जितना, उतना है नहीं, आबादी बढ़ गई है, ठीक है। और ST की भी आबादी बढ़ गई। आप सब मिलाकर 49% पे आपने लगा दिया था लॉक, हमने नहीं लगाया था, कोर्ट ने लगाया था। फिर वही कोर्ट खामोश हो गई जब मोदी जी ने 10% EWS के नाम पर जनरल लोगों को दिया। हमने विरोध किया था। मुझे उम्मीद है कि SC के लीडरान उसका विरोध करें फिर दोबारा, उसको 9वीं सूची में डालने की बात भी कह रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं, और हम विरोध कर रहे हैं कि वो असंवैधानिक है। जब आपने 49.5 पर लॉक लगाया तो फिर ये 10% एक्स्ट्रा कैसे इंक्लूड हो गया? और अगर 10% हो सकता है तो OBC को आबादी के अनुपात में क्यों नहीं?
एससी को आबादी के अनुपात में क्यों नहीं, एसटी को आबादी के अनुपात में क्यों नहीं। और ये सब पता तब चलेगा जब जातिगत जनगणना होगा। इसलिए हम जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, और जो भी भारत के राजनेता जातिगत जनगणना की बात करते हैं वो चाहे किसी भी दल में हो, हम उनके साथ खड़े रहते हैं। मैं दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर ये बात हमेशा करता हूं, जब तक जनगणना सार्वजनिक नहीं होगा, वास्तविक संख्या सामने नहीं आएगी, तो उसका अधिकार कैसे तय करेंगे। अब 65% आप मांग रहे हैं, मैं कर रहा हूं और ज्यादा 65 अगर इधर आप मांग रहे हैं तो 10, 15, 75, 25 कहां गया फ्री। 100% रिजर्वेशन होना चाहिए, 100%। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, किसी के साथ अन्याय नहीं, अपर कास्ट के साथ भी अन्याय नहीं, ब्राह्मणों के साथ भी अन्याय नहीं, मगर आबादी के अनुपात में। आबादी आपका 3% और लोकसभा में 30%, आबादी आपका 5%, लोकसभा में 15-20%, विधानसभा में 15-20, ये गलत हो रहा है, इसका हम विरोध कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए एससी लीडरों में जिनको ऊपर वाले ने अवसर दिया है, जो आगे बढ़े। अब चंद्रशेखर जी उभरते हुए सितारे हैं, मैं इनसे भी विनती करता हूं कि आप अगुवाई कीजिए और इंसाफ कीजिए, और समाज के उन सभी वर्गों को जोड़िए अपने साथ, जो वर्ग कहीं ना कहीं अपने अधिकार से वंचित रह गए। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी, आपने बहुत अहम मौजू पर हमारी बात रखवाई। तो आपने सुना गुलाम सरवर साहब को, जो कि कल ही सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि सब कैटेगरी बनाई जाए एससी एसटी में, उसमें इनकी अपनी राय है कि इन्होंने अपने आरोप लगाए और साथ में समर्थन भी किया, और साथ में जो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, उस पर इन्होंने कहा कि वहाँ पे भी पूरी की पूरी वहाँ पे उन्हें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।